तो आज हम लोग क्लास 12 का शेयर कैपिटल जो चैप्टर है हम लोग का वो चैप्टर पढ़ेंगे। उस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि कंपनी क्या होता है। जैसे शेयर कैपिटल जब हम लोग पढ़े ना तो शेयर इशू कौन करेगा, तो इशू कंपनी करेगा। तो सबसे पहले ये जानना हम लोग को जरूरी है कि कंपनी क्या होता है और शेयर जो होता है वो कितने टाइप्स का शेयर होता है। तो कंपनी का डेफिनेशन जो होता है ना नॉर्मल, जैसे हम लोग कहते हैं ना कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन इन द आइज ऑफ लॉ। कंपनी जो होता है कि एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है कानून के नज़र में, सच्ची मुच्ची का पर्सन नहीं होता, आर्टिफिशियल पर्सन होता है। तो कंपनी का अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो किस तरीके का होता है, अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन having perpetual succession with separate legal entity, with separate legal entity and with separate legal entity and भूल गया entity and common seal। चलिए अब डेफिनेशन का एक एक चीज को समझेंगे हम लोग। आ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, ये सच्ची मुच्ची का नेचुरल पर्सन नहीं होता है, आर्टिफिशियल पर्सन होता है, ठीक है। हैविंग परपेचुअल सक्सेशन विद सेपरेट लीगल एंटिटी। अच्छा, परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है? परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कि अगर कंपनी का कोई मेंबर का डेथ हो जाता है, इसे कंपनी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए कहा जाता है परपेचुअल सक्सेशन या सेपरेट लीगल एंटिटी है। सेपरेट लीगल एंटिटी बनाया गया इसको विद कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब वो जो स्टैंप मारते हैं ना, कॉमन सील, इसे कहा जाता है कॉमन सील। तो ये हो गया हम लोग का कंपनी का डेफिनेशन। अब आते हैं कि अगर कंपनी है तो कंपनी का क्या करेगा। कंपनी अगर चलना है, मान लो कोई बिजनेस अगर हम करेंगे तो बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए? कैपिटल चाहिए। तो अगर हम नेचुरल पर्सन है तो कहीं से अर्न कर लेंगे, पैसा कमा करके, कहीं काम करके पैसा जमा करके फिर बिजनेस करना स्टार्ट करेंगे। ये तो कंपनी है, ये कहाँ से पैसा अर्न करेगा? कंपनी है तो आर्टिफिशियल पर्सन है, बनावटी पर्सन है, तो पैसा कहाँ से अर्न करेगा? तो इसका कैपिटल को लाने के लिए शेयर इशू करता है। क्या इशू करता है? शेयर। तो शेयर क्या होता है पहले ये समझिए, शेयर क्या होता है। तो मान लो कि टोटल कंपनी का जो कैपिटल चाहिए, कंपनी का जो टोटल कैपिटल चाहिए वो चाहिए 10 लाख रुपया, से रुपीज 10 लाख रुपीज। कितना चाहिए? 10 लाख रुपये कैपिटल चाहिए। लेकिन क्या है कि कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, काम कर नहीं सकता, तो पैसा कहाँ से लाएगा? तो ये पूरा मान लो पूरा कैपिटल है, तो इसको क्या करेगा ना, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देगा, छोटे छोटे से टुकड़ों में बांट दिया और हर टुकड़ा का एक प्राइस रख देगा। मान लो कि इसका दाम है 10 रुपया, इसका दाम है 10 रुपया, इसका दाम है 10 रुपया। ये जो 10 रुपया शेयर, इच शेयर का जो दाम निकला, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना हो जाएगा? तो 10 लाख हमको पैसे चाहिए, तो 10 लाख चाहिए तो 10 रुपया करके अगर दाम रखते हैं तो डिवाइड बाई 10 कर देंगे, 1 लाख शेयर इशू करना पड़ेगा हमको। तो 1 लाख शेयर इशू कर देंगे, जितना शेयर होल्डर खरीदेगा उतना फंड मेरे पास आएगा। पास में आ गया। तो ये तो एक एक करके जो स्मॉल यूनिट्स है इसका नाम होता है शेयर्स। तो अगर मैं शेयर का डेफिनेशन बताऊं, शेयर किसे कहते हैं, तो होल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स। होल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स एंड ईच ऑफ द स्मॉल यूनिट्स इज नोन एज शेयर। हर एक स्मॉल यूनिट्स का नाम होता है शेयर्स। क्लियर बात समझ में आ गया? अब ये जो 10 रुपया करके दाम रखे हैं ना, इसको कहा जाता है फेस वैल्यू। क्या कहा जाता है? फेस वैल्यू कहा जाता है। फेस वैल्यू का दूसरा नाम होता है नॉमिनल वैल्यू। फेस वैल्यू का दूसरा नाम क्या हो गया? नॉमिनल वैल्यू। तो यहां तक समझ में आया कि नहीं आया बताइएगा। तो सबसे पहला क्या सीखे हम लोग कि शेयर्स किसे कहते हैं और फेस वैल्यू किसे कहते हैं, नॉमिनल वैल्यू किसे कहते हैं।
अब इसके बाद जानेंगे हम लोग शेयर कैपिटल किसे कहते हैं। क्लियर, बात समझ आ गया। शेयर कैपिटल के बारे में चलिए, शेयर कैपिटल किसे कहते हैं। तो शेयर कैपिटल का हो गया, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल किसे कहते हैं। तो कंपनी क्या कर रही है, शेयर इशू कर रही है। शेयर इशू करने के बाद शेयर होल्डर से पैसा ले रही है। नहीं, मान लो कि मैंने शेयर इशू किया 10-10 रुपया करके। अब जो इन्वेस्टर है, जो पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहा है हमारे कंपनी में, वो शेयर खरीदेगा। जिसको 10 शेयर खरीदेगा, 10 शेयर खरीदना है 100 रुपया देगा। जिसको 10,000 शेयर खरीदना है वो 1 लाख रुपया देगा। तो इस प्रकार से जब शेयर खरीदता है इन्वेस्टर्स, तो जो शेयर खरीद रहा है उसको शेयर होल्डर्स कहा जाता है। और शेयर होल्डर का पैसा मेरे पास आ रहा है, नहीं मैं कंपनी हूँ, मेरे पास आ रहा है, तो वो किसका कैपिटल हो गया, शेयर होल्डर कैपिटल कहा जाता है उसको, शेयर कैपिटल कहा जाता है उसको। क्या कहा जाता है, शेयर कैपिटल कहा जाता है। तो सबसे पहले अगर मैं बोलूँ कि शेयर कैपिटल कहाँ से आता है, तो शेयर होल्डर से आता है। कैसे आता है, तो शेयर इशू करके आता है। कौन इशू करता है, कंपनी इशू करता है शेयर्स। अब ये जानिए कि शेयर जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं। शेयर जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, थोड़ा सा पॉज करो तो। चलिए, तो इसके बाद हम लोग सीखेंगे क्या, कि शेयर जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। शेयर, तो शेयर जो होता है ना वो 2 प्रकार का होता है। पहला प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस, और दूसरा इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स। तो प्रेफरेंस शेयर भी बहुत प्रकार का होता है, सब मैं करवाऊंगा, डोंट वरी। तो पहले ये जान लेते हैं कि प्रेफरेंस शेयर क्या है और इक्विटी शेयर्स क्या है। देखिए, ये दोनों में अगर मैं डिफरेंस की बात करूं, डिफरेंसेस क्या क्या है, तो प्रेफरेंस का मतलब होता है प्राथमिक। जैसे अगर मान लो कि कंपनी को डिविडेंड डिक्लेयर करने की बात आया, तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड मिलेगा। अगर प्रेफरेंस शेयर के देने के बाद पैसा बचा, तब जाकर के इक्विटी शेयर होल्डर वाले को पैसा मिलेगा। तो डिविडेंड प्रायोरिटी इसका होता है, प्रेफरेंस शेयर का, और बचता है तो किसको मिलता है, इक्विटी शेयर होल्डर वाले को मिलता है। दूसरा चीज, इसके पास वोटिंग राइट्स नहीं होता है, इसके पास वोटिंग राइट्स होता है। इसके पास वोटिंग राइट्स नहीं होता है, इसके पास वोटिंग राइट्स होता है। अच्छा, अगला क्या है, अगर कंपनी दिवालिया हो गई, मान लो वाइंड अप हो गई कंपनी, तो उस समय जो सबसे पहला जिसका भरपाई किया जाएगा वो है प्रेफरेंस शेयर का, और बाद में अगर पैसा बचता है तब दिया जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स वाले को, अदरवाइज नहीं बचेगा तो नहीं दिया जाएगा। क्लियर बात समझ आ गया। अब आते हैं टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, तो पहला जो होता है ना, पहला ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड के पेमेंट के आधार पर अगर मैं बात करूं, जैसे कि मैंने अभी बताया कि पहले किसको मिलेगा डिविडेंड, इसका फिक्स्ड परसेंटेज होता है, से 10%, 8%, 12%, जितना फिक्स रहेगा वो मिलेगा। तो पहला पेमेंट तो इसको मिलना है डिविडेंड का, उसके बाद बचेगा तो इसको। तो डिविडेंड में बिना कुछ कंडीशन है, जैसा कंडीशन क्या है, तो ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड, इसमें ए नंबर जो है वो होता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर। और दूसरा होता है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन प्रेफरेंस शेयर्स। दोनों में डिफरेंस क्या समझिए, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर में डिफरेंसेस क्या है। तो क्यूमुलेटिव का मतलब हो गया कि मान लो 2023, ये चल रहा है 2023, और इसके पिछले कौन सा था, 2022 था। अगर कंपनी को 2022 में लॉस हुआ या डिविडेंड नहीं दे पाया प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले को, तो इस साल पिछले साल वाला भी डिविडेंड देगा और इस साल वाला भी डिविडेंड देगा, दोनों मिला करके देगा। यानी एरियर जो था पिछले साल वाला वो इस साल भी देगा और इस साल का जो डिविडेंड है वो भी देगा। कौन सा शेयर में, अगर
क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर रहा तो। और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर में क्या डिफरेंस है? नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर में पिछले साल का अगर मान लो कि नहीं दे पाया कंपनी ड्यू टू लॉसेस, और इस साल में प्रॉफिट हुआ और डिविडेंड देगा, तो पिछले साल वाला नहीं देगा। जैसे क्यूमुलेटिव में क्या था कि पिछले साल वाला भी दे रहा था, इस साल वाला भी दे रहा था। तो इसमें नॉन क्यूमुलेटिव में क्या है कि सिर्फ इसी साल का देगा, पिछले साल गया सो गया, अब वो मिलने वाला है नहीं। बस में आ गया। तो क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर एंड क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, ये क्या हो गया? ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड। और अगला नंबर में आइए, ऑन द बेसिस ऑफ रिडेम्पशन, on the basis of redemption, on the basis of redemption, redemption ए नंबर में होता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर। और बी नंबर में होता है नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और नॉन। अच्छा, मेरे डिफरेंसेस क्या क्या है समझिए। रिडीमेबल मतलब होता है कि प्रेफरेंस शेयर अगर कंपनी से खरीदते हैं ना, अगर कंपनी से मान लो प्रेफरेंस शेयर खरीदें, तो ये एक पीरियड के बाद कंपनी इसको रिडीम कर देगा, यानी इसका पैसा हमको वापस कर देगी। दैट इज कॉल्ड रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। तो अभी के समय में कंपनीज एक्ट 2013 के तहत, अभी के तहत मिनिमम जो है ना रिडेम्पशन का टाइम वो है 20 साल के बाद ही कर सकते हैं। यानी 20 साल तक आपको पैसा नहीं मिलेगा, 20 साल के बाद आपको पैसा मिल जाएगा अगर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर खरीद कर रखे हैं तो। और नॉन रिडीमेबल खरीद कर रखे हैं तो उसका पैसा मिलेगा, ऐसा नहीं, डरना नहीं है, उसका पैसा मिलेगा। नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर अगर खरीद रखे हैं तो पैसा मिलेगा, लेकिन कब? जब कंपनी का दिवालिया निकल जाएगा, जब कंपनी वाइंड अप हो जाएगा, उस समय आपका पैसा वापस मिलेगा। उससे पहले आप सोते रहिए, पैसा मिलने वाला है नहीं। क्लियर? नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट में आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन इन द प्रॉफिट, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन इन द प्रॉफिट। तो अगला क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन इन द प्रॉफिट। इसमें क्या है? पहला नंबर में क्या बोला? पहला नंबर में है पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर, और दूसरा है नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। डिफरेंस क्या समझिए? पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर और नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर में डिफरेंसेस क्या है कि मान लो कि अगर इसका जो फिक्स परसेंटेज है ना 10%, वो डिविडेंड दे दिया गया, देने के बाद अब किसको डिविडेंड देना है? इक्विटी शेयर होल्डर्स वाले को। अब इक्विटी शेयर होल्डर्स वाले को भी डिविडेंड दे दिया गया, फिर भी प्रॉफिट का हिस्सा भी बचा हुआ है। तो अगर आपका शेयर प्रेफरेंस शेयर जो है वो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर रहेगा, तो जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है ना देने के बाद, इक्विटी शेयर होल्डर को देने के बाद जो पैसा बचा हुआ है उसमें से फिर से आपको पैसा मिलेगा अगर आपका पार्टिसिपेटिंग प्रॉफिट प्रेफरेंस शेयर रहा तो। क्या बोले कि जो प्रेफरेंस शेयर को देने के बाद जो इक्विटी शेयर को देंगे, उसको देने के बाद भी अगर पैसा बचा हुआ है कंपनी के पास तो वापस इसको मिलेगा। और नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर का मतलब हो गया कि अगर एक बार आपको तो पहले मिल गया, दोबारा किसको देंगे? इक्विटी शेयर होल्डर वाले को देंगे, और उसको देने के बाद भी अगर पैसा बचा रहा तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। बात में आ गया? पार्टिसिपेटिंग नॉन पार्टिसिपेटिंग, पार्टिसिपेटिंग नॉन पार्टिसिपेटिंग, समझ आ गया? चलिए अगला आएंगे ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ अगला नंबर में आ जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, इसमें जो है वह है तुम्हारा ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबल, एग्जैक्टली कन्वर्टेबल, कन्वर्टेबल। तो पहला है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर,
और दूसरा है नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, इसमें क्या है, अगर आपके पास प्रेफरेंस शेयर है और आप चाहते हैं कि हम इसको इक्विटी शेयर में बदल लें तो आपको कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर लेना पड़ेगा। और अगर आपके पास नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर रहेगा तो आप चाह करके भी प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। क्लियर बात समझ आ गया? तो हम लोग पढ़ लिए इतना सारा, ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ऑन द बेसिस ऑफ रिडेम्पशन, ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबल, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन इन प्रॉफिट। इतने प्रकार का प्रेफरेंस शेयर होते हैं। अच्छा, ये दोनों में डिफरेंसेस पढ़ लिए। अब जो है वो हम लोग कंपनी का जो मेन सम्स है उस सम्स में जाएंगे। क्लियर? मेन सम जो सम्स में जाएंगे हम लोग। चलिए तो सम्स में चलते हैं फिर कंपनी का। तो कंपनी के सम्स में पहला होता है ऑथोराइज्ड कैपिटल। दूसरा होता है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल। तीसरा होता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अगला होता है कॉल्ड अप कैपिटल। नेक्स्ट होता है पेड अप कैपिटल। ये इतने प्रकार का कैपिटल होता है। तो ऑथोराइज कैपिटल का मतलब हो गया कि इतना शेयर तक कंपनी इशू कर सकती है। ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कंपनी का लिखा रहता है। इसको बढ़ाया भी जा सकता है कि मान लो कि 10,000 शेयर तक कंपनी इशू कर सकती है, 15,000 शेयर तक कंपनी इशू कर सकती है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकती। उसे ऑथोराइज शेयर कैपिटल कहा जाता है। अगला क्या है इशूड कैपिटल, यानी ऑथोराइज्ड कैपिटल। मान लो कि ऑथोराइज्ड कैपिटल किया गया है 15,000 शेयर। ऑथोराइज्ड कैपिटल कितना शेयर किया गया है? 15,000। उसमें से कंपनी इशू कर रहा है 10,000 शेयर, तो ये हो गया इशूड कैपिटल। अब जो इशू किया यानी पब्लिक को दिया, पब्लिक को देने के बाद पब्लिक क्या करेगा? उसे परचेज करेगा। पब्लिक अगर परचेज करेगा तो उसको कहता है सब्सक्राइब कैपिटल। मान लो कि 10,000 बेचा, 10,000 ही सब्सक्राइब कर लिया। सोचो अगर सब्सक्राइब ना करे तो मान लो कि पहला कंपनी है, पहली बार आया है, पहली बार शेयर इशू किया है, तो क्या इसका लिमिटेशन होता है, क्या गाइडलाइंस होता है शेयर के बारे में? देखिए, अगर आपका कंपनी का शेयर जब इशू करते हैं मार्केट में, इशू करने के बाद अगर विद इन 30 डेज, कितना डेट? 30 डेज, अगर विद इन 90 डेज, 90 डेज अगर आपका 30 डेज, विद इन 30 डेज अगर आपका जो सब्सक्राइब है यानी शेयर जो है उसको 90% परचेस नहीं किया गया तो विद इन 15 डेज के अंदर आपको सारा पैसा रिटर्न करना पड़ेगा शेयर होल्डर्स को। यानी जितना मान लो कि 89% आपका शेयर खरीदाया, तो 89% जो खरीदाया ना, 1% नहीं खरीदाया, यानी 90% खरीदाना था तो नहीं खरीदाया पूरा, तो सबका वापस 15 दिन के अंदर सबका पैसा वापस करना पड़ेगा। जितना भी खरीदा सबको वापस करना पड़ेगा कंपनी को। ये होता है सब्सक्राइब कैपिटल। अगला होता है कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब होता है मान लो कि सबने सब्सक्राइब कर लिया, अपने एप्लीकेशन का पैसा भेज दिया। अब हम मान लो कि तोड़ कर लेंगे, मान लो 10 रुपया का शेयर है ना, फेस वैल्यू 10 रुपया है, तो इसको 2 रुपया एप्लीकेशन में ले लिए, 4 रुपया अलॉटमेंट में ले लिए और 4 रुपया ले लिए फर्स्ट कॉल में। तो 2 रुपया एप्लीकेशन में लेंगे ना, लेने के बाद अगला बार जब 4 रुपया डिमांड करेंगे कि भाई पैसा दो, तो इसको कहा जाता है कॉल्ड अप कैपिटल। क्या कहता है? कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड करने के बाद शेयर होल्डर वाला क्या करेगा? पैसा पेमेंट करेगा। इसको कहा जाता है पेड अप कैपिटल। क्या कहता है? पेड अप। मान लो कि हमने कॉल किया कि बोले शेयर होल्डर बोले पैसा दे, तो हम लोग को अपने आप को ना भिखारी समझना। भिखारी क्या समझना? भिखारी। और शेयर होल्डर्स को राजा मांगेंगे, राजा साहब पैसा दीजिए, कंपनी में काम लगा है, पैसा दो। तो पैसा दो यानी भीख मांग रहे उससे, तो कॉल्ड अप कैपिटल। मान लो राजा मना कर दिए, नहीं देंगे, जो करना है कर लो, नहीं देंगे, हम पैसा देंगे नहीं तुमको। तो जो नहीं देगा उसको कुछ नहीं करेंगे, उसका नाम पे एक और अकाउंट खोलेंगे, उसका नाम होता है तुम्हारा कॉल्स इन आरियर अकाउंट। कॉल्स इन आरियर अकाउंट। बात समझ आ रहा? कॉल्स इन आरियर अकाउंट। जो दे देगा उसको पेड अप कैपिटल। मान लो कि एक राजा नहीं महाराजा निकल गया
और बोलेगा कि एक काम करो, कितना बार बार हमसे मांगना मत करो, तुमको 2 रुपये में देना है, 4 रुपये में देना है और 4 रुपये में सब पैसा भी रख लो, बाद में हमसे मत मांगना होना मत। तो उसके लिए एक अलग से अकाउंट खोलते हैं, उसका नाम होता है कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। क्या होता है? कॉल्स इन एडवांस। तो कॉल्स इन अरियर मतलब जिससे पैसा मांगे वो पैसा दिया नहीं, और कॉल्स इन एडवांस मतलब जिससे पैसा मांगे वो तो दिया ही और आने वाला समय का भी पैसा पहले ही दे चुका है, दैट इज कॉल्ड कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, तो कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन एडवांस याद समझाएं। और अगला क्लास में हम लोग इसका सम्स करने वाले हैं कि किस तरीके से एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल करते हैं, पूरा का पूरा ट्रीटमेंट अगला दिन हम लोग बताने वाले हैं। थैंक यू सो मच।